हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जून 21 के हिंदी शिफ्ट 1 के पेपर का यूनिट वाइज एनालिसिस लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगी, हर यूनिट के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये पेपर जून 21 के फर्स्ट शिफ्ट का है। जून 21 के दोनों ही शिफ्ट का मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पर एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। और वीडियो के एंड में दृष्टि की जो बुक है हिंदी पेपर 2 के लिए, उसके विषय में आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ वन बाय वन हम यूनिट के सारी यूनिट्स को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रीड आउट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए और जो जो चीज़ें हैं उसे नोट डाउन करते जाइए। तो यूनिट 5 का जो ये क्वेश्चन है, ये आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू से उद्धृत है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट 5 को जब आप पढ़ेंगे तो उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है आपको। एक तो रचना पता होनी चाहिए कि कौन कौन रचनाएं जो हैं हमारे सिलेबस में संकलित है और उसके रचनाकार कौन है, ठीक है। और जो रचना है वो किस काव्य संग्रह में संकलित है और काव्य संग्रह जो है वो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। तो रचना का प्रकाशन वर्ष, रचनाकार का नाम पता होना चाहिए और जो रचना है वो किस काव्य संग्रह में प्रकाशित है उसका नाम और उसका प्रकाशन वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि जो रचना से उद्धृत जो पंक्तियां हैं उसमें प्रसंग क्या वर्णित है, उसका भाव क्या है, ठीक है। तो आप जब रचना को पढ़ेंगे तो प्रसंग और भाव पर ज़्यादा केंद्रित होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप यूनिट 5 में देखेंगे, ठीक है। 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हैं यूनिट 5 से ही, तो इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तीसरा, प्रेयसी निर्दयी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट 5 से ही रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो परिवर्तन, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है परिवर्तन, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि आलोचकों का मतलब रचनाओं पे क्या मत है, ठीक है। कि अगर पंत ने कोई रचना की है तो उस पर अन्य आलोचकों ने क्या मतलब अपने मत प्रकट किए हैं, ठीक है। तो ऐसी रचनाओं को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। परिवर्तन तो एक हो गया, मतलब आलोचकों के मत की दृष्टि से आपको इन रचनाओं पर ध्यान देना होगा। और कुछ रचनाएं हैं जिन पे आलोचकों के मत पूछे जाते हैं, जैसे कामायनी है, अंधेरे में है, सरोज स्मृति है, आंसू है, परिवर्तन है, और भी जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं उन पे आलोचकों ने मत प्रकट किए हैं। तो उनसे संबंधित भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यूनिट 5 के क्वेश्चन में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप उन पर भी ध्यान दीजिएगा। और यूनिट 5 का बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अब हम अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। अगले यूनिट की ओर बढ़ने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, ठीक है। अगला यूनिट है यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो इससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें जो पढ़ना होता है हमें वो दर्शन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना होता है, वाद से संबंधित चीज़ों को पढ़ना होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अस्तित्ववाद से संबंधित पूछा गया है, ठीक है। तो जब आप इन वादों को पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो तर्क और कथन वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जब आप इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, ठीक है। यूनिट 4 से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैचारिक पृष्ठभूमि के जो क्वेश्चन बनते हैं वो तर्क कथन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन भी बनते हैं, जो मैंने अभी विशेषताएं वाले क्वेश्चन दिखाए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो भी जो है वैचारिक पृष्ठभूमि से ही है। दलित विमर्श में पूछा गया, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, अल्पसंख्यक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, ठीक है। तो यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिट 4 को आप करते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप विमर्श पढ़ रहे हैं या फिर दर्शन पढ़ रहे हैं या वाद पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बहुत कम बनते हैं। तो जो भी चीज़ पढ़ना होगा आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कितनी रचनाएँ लिखी गई हैं, पहली रचना कौन सी लिखी गई है, दलित विमर्श पर या स्त्री विमर्श पर पहली रचना कौन सी लिखी गई है, तो इन सब चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस वो यही है कि तर्क कथन में पूछे जाएंगे या फिर बाद से विशेषताएं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। अब अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। अगला यूनिट है यूनिट 3 साहित्य शास्त्र, ठीक है। इसमें हमें भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना होता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र
पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उसमें जो अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पुस्तकों से पूछा जाता है। ठीक है, कि इलियट की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। और जो भारतीय काव्य शास्त्र है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो संस्कृत के कथनों से पूछा जाता है, या फिर प्रमुख सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है, या फिर विरोधी आचार्य उस सिद्धांत के कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रीति का भेद एक आवंती माना गया है। ठीक है, तो रीति का ये भी क्वेश्चन बन सकता था यहाँ पे कि रीति के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर जो है वो है चौथा। ठीक है, इस यूनिट को करते वक्त बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो यही कि अगर सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे रीति सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक के अलावा जो अन्य आचार्य रीति के विषय में कह रहे हैं या फिर रीति के अन्य भेदों को मान रहे हैं तो उनको भी हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, जैसे काव्य हेतु के विषय में हम जानते हैं, ठीक है, तो व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, प्रतिभा है। ठीक है, तो ये 3 है, लेकिन शक्ति भी किसी ने माना है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि शक्ति किसने माना है या प्रतिभा का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो अन्य लेखकों ने उन प्रतिभा को क्या माना है, व्युत्पत्ति को किसने माना है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को किसने माना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें ध्यान देकर पढ़ना होगा। ठीक है, साहित्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ये मतलब PhD एंट्रेंस के टाइम पे भी बहुत अच्छे से मतलब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब ये यूनिट। ठीक है, तो इसको अच्छे से करने से क्या होगा कि आगे आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यूनिट 3 का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है। ठीक है, तो इसमें इलियट का जो परंपरा का सिद्धांत है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें भी मतलब जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उसमें भी बहुत सारे वाद है, स्वच्छंदतावाद है, ठीक है, अभिव्यंजनावाद है। तो जब आप उन यूनिट्स को पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छे से देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा गया है, टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुपयोगी है, परंपरा अनुपयोगी है। ठीक है, तो यूनिट 3 कंप्लीट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ना है, भारतीय काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ते वक्त संस्कृत के जो कथन हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जब इलियट यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र करते हैं तो उनमें जो रचनाएं दे रखी हैं, ठीक है, कि इलियट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कॉलेरिज की कौन सी रचनाएं हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से पूछ रहा है कि ये बुक पुस्तक जो है वो किस रचनाकार की है। ठीक है, तो यूनिट 3 के लिए बस इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है यूनिट 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास मैं बोलती हूँ तो आपके लिए जो पढ़ना ज़रूरी है, इसके लिए खास पुस्तक जो आपको इससे पढ़ना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में एक तो उनकी रचना पढ़नी पड़ेगी, पहेली और मुखरिया, उनके बारे में कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जब केशव दास या फिर ऐसे ऐसे कुछ नाम जो हैं जो कविताओं में तो संकलित नहीं है लेकिन फिर भी उनसे कुछ प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो इसी पुस्तक से पूछी जाती है। ठीक है, तो आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप ऐसे जो रचनाकार हैं उनके विषय में वहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है परिवर्तन जो कविता है उससे पूछा गया है। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन लग रहा है यूनिट 5 का है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो यूनिट 2 का भी है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये जो कोटेशन है वह संकलित है और जो एक्सप्लेनेशन भी है वो वहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो देखने में लगेगा कि कविता से पूछा जा रहा है लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकों से वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 2 से ही। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, ये भी यूनिट 2 से ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में जो एक पॉइंट शीर्षक है वहाँ पे हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, तो उसमें जो है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, जितनी भी विधाओं में रचनाएं हो सकती हैं उन रचनाओं को भी यूनिट 2 के अंतर्गत संकलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है ये मैच द कॉलम के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है पहला। ठीक है,
तो इन सब प्रश्नों को करने का जो आइडिया आपको मिलने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन आंसर दे रखा होता है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे जुलूस रुका हुआ है पता था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ, ठीक है। तो आपको भी कोई एक चीज़ यानी इन चारों में कोई एक चीज़ ज़रूर याद होगी जिसके कारण ये प्रश्न सही बन सकता है, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं तो ध्यान से कीजिए, ठीक है। उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए, उसी से जो मैच द कॉलम के जो क्वेश्चन होते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट है यूनिट 1, हिंदी भाषा और बोली से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैच द कॉलम में पूछा गया है। तो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो भाषा और बोली से संबंधित तो बनते ही हैं, साथ ही राजभाषा के रूप में जो हिंदी स्थापित हुई है उसमें किन किन अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है, उन अनुच्छेदों में क्या वर्णित है, अष्टम अनुसूची में क्या वर्णित है, ठीक है। तो इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 1 से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पहला, ठीक है। इसी तरीके से आप शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को भी करते रहिएगा। यूनिट वाइज आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और किन किन चीज़ों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना और याद रखना दो अलग अलग बात है, ठीक है। तो याद रखना किन किन चीज़ों को ज़रूरी है, जैसे कि राजभाषा आयोग का जो डेट है ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अष्टम अनुसूची में कौन कौन से जो भाषाएं संकलित हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जिस यूनिट को देखेंगे वो है यूनिट 6 उपन्यास, ठीक है। तो उपन्यास के प्रश्नों को देखेंगे तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही है। पहला जो क्वेश्चन बनेगा इसमें विषय वस्तु को लेकर, ठीक है, कि जो उपन्यास लिखा गया है उसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो विषय वस्तु को लेकर के रचनाओं को तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जब आप ओवरव्यू लेकर चलते हैं, ठीक है, मूल रचनाओं को भी यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, ओवरव्यू लेकर चलते हैं तो आपको विषय वस्तु पहले पता होना चाहिए, पात्र प्रमुख पात्र जो हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रमुख पंक्तियाँ पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए पढ़ना है इन यूनिट्स को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, ठीक है। परीक्षा गुरु से ये लिया गया है ये प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी यूनिट 6 से ही है, ये भी विषय वस्तु को लेकर ही पूछा गया है। झूठा सच उपन्यास जो यशपाल का है उससे पूछा गया है, ठीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट है यूनिट 7 है कहानी, ठीक है। तो ये जो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है। तो इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो एनटीए में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं जो कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं, जैसे उसने कहा था बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तो इन पे आलोचकों का क्या मत है। जैसे मैंने आपको कविताओं के लिए कहा था कि जो प्रमुख कविताएं हैं, लंबी रचनाएं हैं, जैसे आंसू है, सरोज स्मृति, ये सब क्या है फेमस रचनाएं हैं। उसी तरह कहानियों में भी कुछ कुछ फेमस कहानियाँ हैं, तो उन पे जो है रचनाओं का मत जो है वो ऐसे प्रश्न जो रचनाओं का क्या मत है, रचनाकारों का अन्य आलोचकों का क्या मत है, ऐसे प्रश्न भी एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न पूछा गया है वो उसने कहा था कहानी है, इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न भी हिंदी कहानी से ही है, तीसरी कसम कहानी, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। तो इसमें जो कहानी में पूछा गया है कि कहानी में क्या चित्रित है, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, ठीक है, ये तो पता ही है सबको। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, इसका सही उत्तर है तीसरा, ठीक है। अगला यूनिट है हिंदी नाटक, ठीक है, यूनिट 8 हिंदी नाटक, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो ये प्रश्न जो हैं ये बिना मूल पाठ को पढ़े हुए आप जो इसका हल नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मतलब आगे भी जो यूनिट है ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप बिना मूल पाठ को पढ़े हुए उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं तो बाकी चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न तुक्के में ही सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचिए कि आपको ये प्रश्न आ जाएंगे केवल ओवरव्यू लेकर के, तो
ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मूल पाठ पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है पहला। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जब आप ओवरव्यू लेकर चलते हैं तो बाकी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से कमांड रखना होगा। पेपर 1 पे बहुत अच्छे से कमांड रखना होगा। स्कोरिंग क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। ओवरव्यू लेकर के चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, समय कम है। लेकिन जो स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, अगली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो प्लीज़ मूल पाठ को पढ़िए, क्योंकि मूल पाठ पढ़ने से ही ऐसे प्रश्न सही हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न भी नाटक से ही है। ये चंद्रगुप्त नाटक से पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। इसमें प्रमुख पंक्ति पूछी गई है, तो आप प्रमुख पंक्तियों पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है चौथा वररुचि, ठीक है। अगला यूनिट है यूनिट 9 निबंध, ठीक है। तो ये कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इसके विषय में पूछा गया है कि ये किस भाग में, चिंतामणि के किस भाग में संकलित है, ठीक है। इसका सही उत्तर है पहला, चिंतामणि भाग 1, ठीक है। तो ये भी मूल प्रश्न ही पूछा गया है, क्वेश्चन से ही, कि कविता क्या है, किसमें संकलित है निबंध, ठीक है। तो जैसे रचना के लिए मैंने कविता के लिए कहा था कि कविता किस संग्रह में प्रकाशित है, उसी तरीके से जो निबंध है वो किसी न किसी पुस्तक से उद्धृत होती है। तो किस पुस्तक में संकलित है ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से देख लिया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी हिंदी निबंध से ही, हिंदी निबंध यूनिट से ही है, लिया गया है, ठीक है। तो ये जो कोटेशन दे रखा है ये कविता क्या है से दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है निबंध जो है उससे उद्धृत है, ठीक है। तो ये भी मूल रचना से ही पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट जो है वो यूनिट 10 है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, ठीक है। इससे जो प्रश्न पूछा गया है वो अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय की रचना जो है उससे पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो जो यूनिट अभी तक मैंने जितने यूनिट बताए आपको, यूनिट 6 से यूनिट 10 जो है वो मूल पाठ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें जो कहानियाँ जो हैं, जो फेमस कहानियाँ हैं, उनमें आलोचकों का मत पूछा जाता है। ये सब जो यूनिट हैं, यूनिट 9, यूनिट 10, ये जो पूछे जाएंगे ये मूल पाठ से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू लेकर के जब आप चलेंगे तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि आपको रचना का यानी कि प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, कितने खंड में विभक्त है, ठीक है, कितने भाग में विभक्त है, ये सब चीज़ जानना आपको ज़रूरी है इन सब चीज़ों का जब ओवरव्यू लेके चलते हैं, ठीक है। नहीं भी मिले तो खुद से सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो ये सब चीज़ आप ज़रूर जानिएगा, कितने भाग में है, कितने खंड में है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस यूनिट को पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यूनिट, इसका सही उत्तर है तीसरा, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से समराइज़ कर देती हूँ सारे यूनिट को, में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। आपको बोलियों का वो पता होना चाहिए कि किस अभ्रंश से निकली है, सौरसनी से निकली है या अर्धमागधी से है, मागधी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। बोलियों को ध्यान देना है। राजभाषा संबंधित जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको याद रखना है, ठीक है। अष्टम अनुसूची में जो संकलित भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ हैं, उनको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। यूनिट 2 को अब लेते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या कंप्लीट करना है? यूनिट 2 में तो एक तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे अच्छे से करना है। उसके अगर ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं तो उसके मूल कोटेशन को लेकर चलिए, ठीक है। जो रचनाएं हैं, ठीक है, आप जब उपकार की बुक लेंगे या फिर गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे जिनकी भी बुक लेंगे, ठीक है, तो उससे आपका जो मैक्सिमम पार्ट यूनिट 2 का है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 भी उपकार की बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, और दोनों के रचनाओं का मतलब जो आचार्य हैं उनके रचनाओं का, उनके कथन जो संस्कृत में कथन दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। जो इधर पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उनका जो सिद्धांत है, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनकी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 जो है वैचारिक पृष्ठभूमि है, इसमें दर्शन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि किस दर्शन में क्या बताया गया है, किस वाद में क्या बताया गया है, ठीक है। दर्शनवाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक समाज के से रिलेटेड जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 में आपको रचना का प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। काव्य संग्रह किस मतलब जो रचना है वो किस काव्य संग्रह में प्रकाशित है, किस काव्य संग्रह में संकलित है, उसका प्रकाशन वर्ष, रचनाकार का नाम, और जो फेमस रचनाएँ हैं, ठीक है, उन पर आलोचकों का क्या मत है, ठीक है, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है।
फिर यूनिट 6 भी इसी तरीके से आपको करना है कि विषय वस्तु पता होने चाहिए, प्रमुख पात्र पता होने चाहिए, प्रमुख पंक्तियाँ पता होनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं जैसे उसने कहा था में जो स्थान है, स्थान विशेष को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यूनिट 6 में या यूनिट 7 में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। जब आप नाटक कर रहे हैं तो नाटक कितने खंड में विभाजित हैं, ठीक है। तो जैसे आत्मकथा वगैरह, आत्मकथा कितने खंड में लिखी गई हैं, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कविता क्या है, जैसे पूछा गया कि चिंतामणि के किस भाग में संकलित है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में देते हुए रचनाओं को एक बार गूगल पे भी सर्च करते जाइएगा जब आप ओवरव्यू लेकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि मूल पुस्तक में तो जो सब कुछ लिखा होता है कि हाँ किस में, मतलब खंड तो आपको सब कुछ लिखा हुआ ही रहता है वहाँ पे, ठीक है। जब ओवरव्यू लेके चलते हैं, अगर कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो आप गूगल करके खुद से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर पहले से ही खुद को कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो मेन बात आप लोगों से जो करनी थी वो ये है कि कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे पूछा कि दृष्टि की जो हिंदी की बुक है, पेपर 2 हिंदी के लिए जो बुक है वो कैसी है बुक, वो मतलब, ठीक है। तो मैंने उस बुक को पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जिस ग्रुप में ज्वाइन हूँ बाकी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे इसके PDF जो है, इस बुक की PDF बहुत सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। तो मैंने भी उसको अपने पास सेव करके रखा है, लेकिन जब आप लोग कमेंट सेक्शन में दृष्टि की बुक पूछ रहे हैं तो मैंने उसको गो थ्रू किया है, और उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि मतलब जैसे अगर आप लोग अभी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए समय कम है, ठीक है। समय कम है तो ओवरव्यू, मैंने आपको पहले ही कहा कि ओवरव्यू लेके चल सकते हैं, लेकिन बुक आपको अगर ख़रीदनी है तो पहले बुक को आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो बहुत सीमित है उस पुस्तक में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बेहतर है आप एक बार PDF को देख लीजिए, ठीक है। और मैंने कहा भी था उस स्टूडेंट से कि मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूँगी, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपने वो कमेंट्स नहीं पढ़ा है तो आप लोग भी उस पुस्तक को देख लीजिए। अगर आप लोग को उससे फ़ायदा होता है या पढ़ने पे अच्छा लगता है तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। उससे हो सकता है कि आपको कुछ सहायता मिल जाए, लेकिन पुस्तक खरीदने का अगर विचार बना रहे हैं तो एक बार आप पहले उस पुस्तक को देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कुछ रचनाओं के साथ खानापूर्ति की गई है, ठीक है। कि मतलब नाम लिख दिया गया है और प्रमुख पंक्तियाँ लिख दी हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर आप किसी पुस्तक को बना रहे हैं तो कम से कम कुछ तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग दीजिए, ठीक है। मतलब आप खुद देखिएगा उस PDF को तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग बुक खरीदने से पहले उस बुक की PDF को देख लीजिए। सारी PDF तो नहीं है, मतलब पूरा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ यूनिट 5 टू यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो आप यूनिट 5 टू यूनिट 10 के लिए ही तो मेन प्रॉब्लम होती है कि उसको कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो आप उसी को देख लीजिए, लेकिन पुस्तक खरीदने का अगर विचार है तो पहले PDF देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल किसी ने पूछा मुझसे पेपर अवेलेबल करा दीजिए जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वाली एक बुक है, उसमें दोनों ही पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी तैयारी के दौरान आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहीं पे मैसेज कर दूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दोनों ही PDF अवेलेबल करा देती हूँ, जून 21 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को, और दृष्टि की जितने भी यूनिट मेरे पास है वो मैं आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे आप कीजिएगा वो, ठीक है। वैसे बेनिफिट तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।